Hello guys and welcome back to your very own YouTube channel CA Dreamers. We are discussing about the duties of the auditor. We have discussed about the 3 duties of the auditor in our last video. Now in this video we are going to discuss about the duty to report. यानी कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है कि उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती है, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. As per section 143 subsection 3, the auditor's report shall also state, यानी कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऑडिटर को क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती है, क्या क्या बताना होता है, तो वो यहाँ पे हमें पॉइंट्स में डिस्क्राइब करा गया है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज whether he has sought and obtained all the information and explanations which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit. यानी कि जो ऑडिटर है उसने कंपनी को ऑडिट करते टाइम जो भी उसे लगता था कि उसे अपनी ऑडिट ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी था या फिर एक्सप्लेनेशंस लेना जरूरी था कंपनी या फिर उसके ऑफिसर से, वो उसने ऑब्टेन करी है. और जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन उसने ऑब्टेन किया है वो सब चीजें उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है. एंड इफ नॉट, और अगर उसने ऐसा नहीं किया है, then the details thereof and the effect of such information on the financial statements. तो अगर उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी है तो उस केस में जो भी उसका एग्जामिनेशन था कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद वो उसे वो ऑब्जर्वेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करनी होती है. और जो भी उसने ऑब्जर्व किया उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी उसे अपनी मेंशन करनी होती है ऑडिट रिपोर्ट में. नेक्स्ट, वेदर इन हिज ओपिनियन, ऑडिटर के ओपिनियन में proper books of account as required by law have been kept by the company. यानी कि अगर जो ऑडिटर है उसे ये भी बताना होता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करा था या नहीं करा था, और या जो लॉज हैं उनको भी फॉलो करा. ऐसा तो नहीं है कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते टाइम किसी लॉ को वायलेट करा हो या फिर उसके साथ कंप्लाइंट ना करा हो. तो ये चीज भी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है. So far as appears from his examination of those books, and जो भी उसकी एग्जामिनेशन है, जो भी उसका ऑब्जर्व किया है उसने कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन्हें एग्जामिन करने के बाद, तो वही चीज उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है. And proper returns adequate for the purpose of his audit have been received from branches not visited by him. और कंपनी की अगर कोई ब्रांच है जिसको उसने विजिट नहीं करा है तो उस कंपनी की उस ब्रांच की तरफ से भी उसे प्रॉपर सपोर्ट मिला है अपना ऑडिट ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए. हालांकि उसने उस ब्रांच का ऑडिट नहीं करा है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसने कुछ डिमांड करी कंपनी से कि उसे उसकी ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना है या चेक करना है या फिर उसके अकाउंट्स चाहिए, तो कंपनी ने उसे वो सारी चीजें प्रोवाइड करी या नहीं प्रोवाइड कर दी अच्छे से, तो ये भी चीज उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होगी. नेक्स्ट इज whether the report on the accounts of any branch of the company audited under subsection 8. यानी कि जो कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है जो ऑलरेडी किसी और ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया है, तो जो उसके अकाउंट्स है उसकी जो रिपोर्ट है वो बाय अ पर्सन अदर देन द कंपनीज ऑडिटर, जो किसी और ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उस ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स के लिए वो भी उसे प्रोवाइड करी गई है बाय अ पर्सन अदर देन द कंपनीज ऑडिटर. जो कंपनी का जो ऑडिटर है उसके अलावा किसी और ऑडिटर ने ब्रांच का ऑडिट करा है, हैज बीन सेंट टू हिम अंडर द प्रोविजो टू दैट सबसेक्शन. और वो जो ऑडिटेड ब्रांच की जो रिपोर्ट्स थी वो भी उस ऑडिटर को, कंपनी का जो ऑडिटर है उसे प्रोवाइड कराई गई हैं. एंड द मैनर इन विच ही हैज डेल्ट विद इट इन प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट. और उसे जो ब्रांच और ऑडिटेड ब्रांच की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, जो ऑडिट रिपोर्ट थी, वो सब प्रोवाइड कराई गई थी. और उसके बेसिस पर जो भी उसका ऑब्जर्वेशन है, जो भी उसकी एनालिसिस है, जो भी उसका एग्जामिनेशन है, वो भी उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है. Moving further, whether the company's balance sheet and profit and loss account dealt with in the report are in agreement with the books of account and returns. यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जो ऑडिटर है उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताना होता है कि जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी ने बनाया है वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट से अलग नहीं है. यानी कि ऐसा ना हो कि बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कुछ और चीजें दिखाई गई हो या फिर अमाउंट्स मिसमैच कर रहे हों और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें अलग चीजें शो कर रही है, उसमें अलग ट्रांजेक्शन या फिर किसी अकाउंट का अलग अमाउंट वहां पे शो हो रहा हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑडिटर को ये चीज भी ध्यान चेक करनी होती है और जैसा या तो मिसमैच करेगी या नहीं करेगी, तो जो जैसा है उसे वो चीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है और उसे
ये भी चेक करना होता है कि कोई भी मिसमैच ना हो कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें। नेक्स्ट, whether in his opinion the financial statements comply with the accounting standards, और ऑडिटर को ये भी बताना होता है कि उसके ओपिनियन में जो कंपनी है उसने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम, प्रिपेयर करते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली फॉलो करा है या नहीं करा है। तो ये भी चीज ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और मैटर्स, यानी कि जो भी ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन है, उसका कमेंट है, उसकी प्रतिक्रिया है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, वो which have any adverse effect on the functioning of the company। तो अगर उसकी कोई प्रतिक्रिया ऐसी तो नहीं है जो जिसका कंपनी के फंक्शनिंग पर कोई एडवर्स इफेक्ट हो, तो वो चीज भी उसे ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इज whether any director is disqualified from being appointed as a director under subsection 2 of the section 164, यानी कि जो डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में बताया गया है। तो ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है कि जो कंपनी का डायरेक्टर है क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है लेकिन तब भी कंपनी में एज एन डायरेक्टर अपॉइंटेड है। तो ये चीज भी ऑडिटर को चेक करनी होती है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इज एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith, या फिर जो ऑडिटर है उसका कोई एडवर्स रिमार्क है, रिजर्वेशन है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो के रिलेशन में अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कंपनी ने कुछ ठीक से मेंटेन नहीं करी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, या फिर कोई और मैटर है जिसके बारे में कंपनी को कुछ और करना चाहिए था लेकिन कंपनी ने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करा है, प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा है, तो ये सब चीजें भी ऑडिटर को चेक करनी होती है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इज whether the company has adequate internal financial control with reference to financial statements, और तो साथ ही में जो ऑडिटर है उसे ये भी चेक करना होता है कि कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट है या नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। यानी कि हर कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके थ्रू कंपनी ये चेक करती है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रिपेयर कर रही है उसमें कोई गलती ना हो। ऐसा ना हो कि वो कुछ एक्चुअली में कुछ और हुआ है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते टाइम कुछ और गड़बड़ तो नहीं हुई है, जो जैसा है वैसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। तो इस चीज के लिए हर कंपनी का अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। तो जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कंपनी ने लागू कर रखा है अपनी कंपनी में वो एडिक्वेट है या नहीं है, यानी कि इन प्लेसिंग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स, कि जो भी कंट्रोल सिस्टम कंपनी यूज कर रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेशन में वो एडिक्वेट है या नहीं है, इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि कंपनी को मैक्सिमम आउटपुट यानी कि बेस्ट एंड बेस्ट आउटपुट मिल रहा है उस कंट्रोल सिस्टम को यूज करके या नहीं। तो ये भी चीज ऑडिटर को चेक करनी होती है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। However, it may be noted that the reporting requirement on adequacy of internal financial control, यानी कि जो ऑडिटर की ड्यूटी है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की एडिक्वेसी को चेक करना और उसके बारे में भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेशन में shall not be applicable to a private company। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो ऑडिटर की ड्यूटी है, ये प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होती है। और प्राइवेट कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज एग्जेम्प्टेड है, उसमें 1% कंपनी आएगी, स्मॉल कंपनी आएगी और वो सारी कंपनीज आएंगी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज से कम है और जो एग्रीगेट बोरोइंग्स हैं बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बॉडी कॉर्पोरेट से, वो एग्रीगेट बोरोइंग यानी कि टोटल बोरोइंग्स जो है वो 25 करोड़ रुपीज से कम है। तो इन तीनों केसेस में जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम की जो एडिक्वेसी की जो रिक्वायरमेंट है ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है, वो इन 3 कंपनी के केस में उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब रूल 11 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, यानी कुछ और भी मैटर्स है जिसके बारे में ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है, बताना होता है, जो कि हमें रूल 11 कंपनीज रूल 11 में बताई गई हैं। प्रिस्क्राइब्स द अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि कुछ और भी चीजें हैं जो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी होती हैं, इंक्लूड करनी होती हैं।
द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो इंक्लूड देयर व्यूज एंड कमेंट्स ऑन दी फॉलोइंग मैटर्स। यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें और बताए गए हैं जिनके बारे में ऑडिटर को अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज whether the company has disclosed the impact if any, कि कंपनी जो है उसने अपने इम्पैक्ट जो कोई इम्पैक्ट है पेंडिंग लिटिगेशन से रिलेटेड वो अपने डिस्क्लोजर्स में डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है। तो ऑडिटर को ये चेक करना होता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। पेंडिंग लिटिगेशन का मतलब होता है कि मुकदमेबाजी। ऐसा तो नहीं कि कंपनी पर किसी कोई केस चल रहा हो जो पेंडिंग है, अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो इन केस अगर कंपनी पे कोई केस चल रहा है, लिटिगेशन है और उसका कोई फाइनलाइज ही नहीं हुआ है, तो उस केस में उस लिटिगेशन का अगर कोई इम्पैक्ट होता है कंपनी पे या फिर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर, तो ऑडिटर को ये चीज ध्यान रखनी होती है, चेक करनी होती है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इज whether the company has made provision as required under any law or accounting standards। तो इसका मतलब है कि जो ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है कि कंपनी जो है वो प्रोविजंस बना रही है या नहीं बना रही है। अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब वो प्रोविजन जो कंपल्सरी हर कंपनी को किसी कंपनीज एक्ट के अंडर में या फिर किसी लॉ के अंडर में बनाने होती है या फिर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो होते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो वो कंपनी ऐसा प्रोविजन मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कोई ऐसा प्रोविजन जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी को बनाना होता है। फॉर मटीरियल फोर्सिएबल लॉसेस इफ एनी ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई जैसे कि हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड लॉस अगर कुछ होता है तो कंपनी को हर लॉस के लिए एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए। तो अगर कोई फोर्सिबल लॉस है मटेरियल और वो बहुत ही ज्यादा मटेरियल है, यानी कि उस लॉस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर वो लॉस अगर हुआ तो उस केस में कंपनी ने प्रोविजन बनाया है या नहीं बनाया है, ये भी ऑडिटर को चेक करना होता है। कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है ऐसा कोई प्रोविजन, या फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनेंशियल एसेट्स के बेसिस पर डिटरमाइन करी जाती है। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बेसिस पर डिटरमाइन करने वाले हैं, तो उसे हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज whether there has been any delay in transferring amounts। क्या ऐसा कोई डिले तो नहीं हुआ है अमाउंट्स को ट्रांसफर करने में। required to be transferred to the investor education and protection fund by the company, यानी कि जो भी अमाउंट कंपनी को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना था वो टाइमली ट्रांसफर किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी ऑडिटर को चेक करना होता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या होता है? ये फंड है जो कंपनी बनाती है अपने इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंड बनाया जाता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो इस फंड में कंपनी को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करना होता है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि इस फंड अकाउंट में जो भी अमाउंट ट्रांसफर किया जाना था वो टाइमली ट्रांसफर किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये था हमारा ऑडिटर की 4th ड्यूटी, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट दी ड्यूटी टू रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर को क्या क्या चीजें अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे बतानी होती है, मेंशन करनी होती है। हम ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, यानी कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड है जिसके बारे में ऑडिटर को अपनी ऑडिट ड्यूटीज को परफॉर्म करते टाइम पता चलता है, तो उसके बारे में ऑडिटर को उसकी ड्यूटी होती है कि उस फ्रॉड को रिपोर्ट करें, फ्रॉड के बारे में बताएं। तो इसे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।